ओके सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं जीएसटी। देखिए, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। पूरी कंट्री में इसके बारे में बात होती है और आप लोग भी अब सीखेंगे कि एक्चुअल में जीएसटी है क्या। इंटरेस्टिंग है, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और उससे भी बड़ी अच्छी बात है कि ये इनकम टैक्स के कंपैरिजन में इजी। थ्योरेटिकल बेस ज़्यादा है, न्यूमेरिकल बेस कम है, लेकिन सब कुछ कंसेप्ट वाइज है। थ्योरी वैसी नहीं जैसे कि मार्केटिंग में होती है, या जो थ्योरी है वो भी कैसी है, हमारी एक्ट की तरह से, लॉ की तरह से, और आपको पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आए। तो हम स्टार्ट करते हैं जीएसटी। पहली बात, जीएसटी स्टार्ट करने से पहले, जैसे इनकम टैक्स जब स्टार्ट किया था फर्स्ट लेक्चर, तो अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी कंट्री में दो तरह के टैक्स होते हैं। वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, another is indirect taxes. डायरेक्ट टैक्स उन टैक्सेस को माना जाता है जो किसी पर्सन पर डायरेक्टली इंपोज होते हैं। मतलब जैसे अगर मैं इनकम कमाऊंगा तो इनकम टैक्स किसको देना है, मुझे देना भी मुझे, और डिपॉजिट भी किसे कराना है, मुझे, या मेरे बिहाफ पे मेरा सीए। तो मतलब टेक्निकली लॉजिक क्या है कि जो पर्सन इनकम कमाएगा टैक्स भी उस पर डायरेक्टली इंपोज होगा, उसको बेयर करने की और उसको डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम पर्सन पे होती है। तो जब किसी भी टैक्स को बेयर करना प्लस उसे डिपॉजिट करना गवर्नमेंट के पास, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर सेम पर्सन पर है, वो या तो खुद जमा करे या अपने सीए के थ्रू या अपने एडवोकेट के थ्रू या अपने कंसल्टेंट के थ्रू या अपने सीएस के थ्रू अगर जमा कराता है, तो वो टैक्सेस क्या बोले जाते हैं, डायरेक्ट टैक्स, जिसमें हमारे पास है इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज मेरी इनकम का टैक्स मेरी ही जेब से जाएगा और उसे जमा कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी ही होती है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में ये दोनों लोग क्या हो जाते हैं, अलग। इनडायरेक्ट टैक्स दैट इज इनडायरेक्टली इंपोज्ड अपॉन अस, मतलब उसे डिपॉजिट कोई और कराता है गवर्नमेंट के पास, लेकिन जाता किसकी जेब से है, किसी और की जेब से। जैसे आप मार्केट में गए और आपने एक चॉकलेट परचेज करी 50 रुपए, उसमें टैक्सेस यानी कि जीएसटी इंक्लूड है, मान लो 5 रुपए, तो 50 रुपीज आपने दिए, जिसमें 45 उसकी सेलिंग प्राइस है और 5 रुपीज टैक्स है, जीएसटी। तो वो जीएसटी किसकी जेब से गया, आपकी जेब से। आपने से पूरे 50 दिए दुकानदार को, तो 5 रुपए भी आपकी जेब से ही गए टैक्स के। लेकिन वो 5 रुपए जमा दुकानदार आपके नाम से नहीं कराएगा, वो अपने नाम से डिपॉजिट कराता है कि ये 5 रुपए का जीएसटी मैं जमा करा रहा हूं। लेकिन दिया उसने नहीं है, दिया किसने है, आपने। और डिपॉजिट किसके नाम से हो रहा है, उस सप्लायर के नाम से, उस दुकानदार के नाम से। तो इसीलिए वो इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में आते हैं, जिसमें पैसा किसी और की जेब से जाए, लेकिन डिपॉजिट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी, लायबिलिटी किसी और के नाम से जाती है। ध्यान रखें, टीडीएस में ऐसा नहीं होता। टीडीएस में अगर मेरी जेब का पैसा कट रहा है, मुझे कोई 50,000 रुपए दे रहा था और उसने मेरा 5,000 काट लिया, तो वो 5,000 मेरे ही नाम से गवर्नमेंट के पास जमा कराता है। बट इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे नाम से जमा नहीं होता, जमा किसके नाम से होगा, दुकानदार के नाम से, और जाएगा किसकी जेब से, हमारी जेब से। तो किसी के दिमाग में चल रहा हो कि ऐसा टीडीएस में हो रहा है, टीसीएस में हो रहा है, नहीं हो रहा है। उसमें जमा कोई करा रहा है, लेकिन नाम किसका है, मेरा। जैसे आप इनकम टैक्स अपने सीए के थ्रू जमा कराएं, तो मिस्टर ए अगर 10,000 का टैक्स अपने सीए के थ्रू जमा कराए, तो वो मिस्टर ए का ही नाम से जमा होगा, सीए नहीं बोलेगा मैंने जमा किया। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स रिकवर करते हैं, वो जमा कराता कोई अपने नाम से है, लेकिन बेयर हमेशा कौन करता है, कंज्यूमर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्स बेयर होता है और जो डिपॉजिट होता है, ये करने वाले कौन होते हैं, दो डिफरेंट पर्सन। जिसमें से हमेशा बेयर करने वाले को कहते हैं हम कस्टमर या कंज्यूमर, और जो डिपॉजिट करने वाला है उसे आप शॉपकीपर कहिए, उसे सर्विस प्रोवाइडर कहिए, बट उन सबका एक सिंगल नाम है, दैट इज सप्लायर। इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स, बिकॉज इट इज इनडायरेक्टली इंपोज्ड अपॉन अ पर्सन। तो जब बेयर करना, डिपॉजिट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेम के ऊपर हो, तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्सेस। और जब ऐसा ना हो, अलग अलग लोग हो, तो उस केस में क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसमें तो मिस्टर ए ही होंगे, इन्हीं के नाम से डिपॉजिट होना है, इन्हीं की जेब से जाना है।
बट यहां जाएगा किसी और की जेब से जिसका नाम मान लीजिए मिस्टर ए, और जमा कराने वाले का नाम अलग होगा, मान लीजिए मिस्टर बी। तो हम जो पढ़ रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स, ये वाला पार्ट स्टार्ट हो रहा है, और जीएसटी किसमें फॉल करता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अब एक जरूरी बात समझिए, जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं है, इट इज अ न्यू एक्ट, इट इज नॉट अ न्यू टैक्स, अंडरस्टैंड। तो जीएसटी ऐसा नहीं कोई नया टैक्स आ गया हमारी कंट्री में, ऐसा नहीं, इट्स अ न्यू एक्ट। जैसे कंपनीज एक्ट 1956 था पहले, फिर हो गया 2013। तो 2013 में कोई पढ़ने वाला बच्चा सोचे कि कंपनीज एक्ट तो नया आ गया है, इट जस्ट रिफॉर्म्ड, बट वो एक्ट तो पहले भी था। हमारे यहां पर क्या है, ये टैक्स पहले से था बट उसको डिफरेंट नाम से कलेक्ट किया जाता था, अब उसका नाम बदल दिया, उसका प्रोसेस बदल दिया, उसको कंबाइन करके कंसोलिडेट करके एक सिंगल एक्ट बना दिया गया। कैसे, समझिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फर्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है जीएसटी का, बेसिक समझने के लिए। तो टैक्स डायरेक्ट हुए हमारे। अब समझिए जीएसटी क्या है, ओरिजिनेट हुआ, और ओरिजिनेट कई लोगों को ऐसा लगता है कि ये नया टैक्स आ गया है, बट ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ न्यू टैक्स, इट्स जस्ट अ न्यू एक्ट। कैसे, जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं या है हमारी कंट्री में, वो दो चीजों पे इंपोज होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज, वी हैव टू थिंग्स, कमोडिटीज में दो चीजें आ रही है हमारे यहां, गुड्स एंड सर्विसेज। तो जीएसटी से पहले गुड्स पर ऑलरेडी टैक्सेस लगते थे, डिफरेंट एक्ट थे, और वो टैक्सेस लगाए जाते थे। कैसे, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग करने पर, जीएसटी से पहले की बात कर रहे हैं, बिफोर जीएसटी। तो बिफोर जीएसटी मैन्युफैक्चरिंग अगर आप करते हैं गुड्स की, तो उसके लिए एक्ट बनाया गया था, एक्साइज एक्ट। मैन्युफैक्चरिंग करने पे लगती थी एक्साइज ड्यूटी, और एक्ट बनाया गया एक्साइज एक्ट, अंडरस्टैंड। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद उसकी ट्रेडिंग होती थी। ट्रेडिंग मतलब बनाने के बाद उसे उसी फॉर्म में बेचना। मैन्युफैक्चरिंग कैसी, जैसे लेदर लिया और शूज बनाकर बेचा, तो वो तो हो गई मैन्युफैक्चरिंग। अब मैंने मार्केट से शूज ही लिया और शूज बेचा, दैट इज कॉल्ड ट्रेडिंग, जब हम चीज को उसी फॉर्म में बेचते हैं। अब कहते हैं ट्रेडिंग तीन तरह से है, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग टेक्निकली थ्री पार्ट्स में डिवाइड की गई, थ्री पार्ट्स में, जिसमें एक है, अगर हमने कोई चीज हमारे पास है और हम उसे बेच रहे हैं, तो या तो हम उसे बेचते हैं विद इन स्टेट, उसी स्टेट के अंदर, दैट इज कॉल्ड विद इन स्टेट सेल। तो अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं, और एज्यूम कर लीजिए अगर हम ट्रेडिंग कैसे करते हैं, विद इन स्टेट, तो जो विद इन स्टेट ट्रेडिंग होती हैं उन पर जीएसटी से पहले लगता था वैट। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमने आगरा से कोई चीज लखनऊ बेची, तो आगरा लखनऊ सेम स्टेट में, तो जीएसटी से पहले उस पर टैक्स क्या लगता था, वैट, दैट इज नेम्ड एज वैल्यू एडेड टैक्स। लखनऊ से कानपुर बेचा, वैट। आगरा से गाजियाबाद बेचा, वैट, यूपी में आता है। तो अगर यूपी के अंदर माल बिकेगा तो उस केस में उस पर क्या लगता था, वैट। तो अगर ट्रेडिंग विद इन स्टेट है तो लगता था वैट। या फिर हो सकता है हम आगरा में माल कहां बेच दें, आगरा से बाहर, दैट इज आउटसाइड स्टेट। आउटसाइड स्टेट बेचने पे लगता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। विद इन स्टेट पे क्या लगता था, वैट, और आउटसाइड स्टेट बेचने पे लगता था सीएसटी। से आगरा से दिल्ली बेचते तो क्या लगता था पहले, सीएसटी। दिल्ली से मुंबई बेचें तो क्या लगता था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। और तीसरी तरह की ट्रेडिंग कहां हो सकती है, आउटसाइड कंट्री। तीन ही तरह की आप टेक्निकली ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास आगरा में माल रखा हुआ है, तो या तो हम यूपी के अंदर बेचेंगे, या तो यूपी के बाहर बेचेंगे, या फिर कहां बेचेंगे, सीधा कंट्री से बाहर, इंडिया से बाहर। तो अगर कंट्री से बाहर बेचते हैं तो उसके लिए एक्ट बनाया गया, कस्टम एक्ट। तो उस पर कस्टम ड्यूटी लगती थी, इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी, दैट इज कॉल्ड कस्टम एक्ट, ये बनाया गया। तो गुड्स के केस में मैन्युफैक्चरिंग एक
तरीका है। और मैन्युफैक्चरर्स पे क्या लगती थी? एक्साइज ड्यूटी। ट्रेडर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। वन इज कॉल्ड विद इन स्टेट, आउटसाइड स्टेट एंड आउटसाइड कंट्री। विद इन स्टेट वाली सेल को हम इंट्रा स्टेट भी कहते थे। इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट। एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बेचने पर इंटर स्टेट कहते थे, इंटर स्टेट। और कस्टम का मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट। तो गुड्स पर हमारे पास जो मेजर एक्ट थे वो ये थे। सर्विसेज अगर आप देते हैं किसी को तो हमारे इंडिया में लगता था, अलग से एक एक्ट था, सर्विस टैक्स एक्ट। कोचिंग सर्विसेज हैं या कोई भी सर्विस किसी को देता है तो उस पर रूल लगता था सर्विस टैक्स एक्ट। तो समझिए, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग पर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, ट्रेडिंग पर वैट या सीएसटी या क्या लगेगा, कस्टम। और जो सर्विसेज हैं उनके लिए सिंगल एक्ट था, दैट वाज सर्विस टैक्स एक्ट। अब जीएसटी ने क्या करा? जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं आया। जीएसटी ने कहा एक काम करते हैं, इतने सारे जो टैक्सेस हैं ना, इन्हें मिलाकर एक कंबाइंड टैक्स बना देते हैं। जैसे आपका सब्जेक्ट है, आपका ग्रुप है, और ग्रुप या मॉड्यूल में आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों पढ़ने पड़ते हैं। फिर सेकंड ग्रुप भी है, उसमें सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ने पड़ते हैं। फिर फाइनल भी है, उसके सब्जेक्ट है, वो भी पढ़ने पड़ते हैं, उसमें भी ग्रुप है हमारे पास। तो इतना सारा पढ़ना पड़ता है। अब कुछ बच्चों की थ्योरी स्ट्रांग होती है, कुछ के न्यूमेरिकल स्ट्रांग होते हैं, तो कुछ को कुछ सब्जेक्ट इजी लगते हैं, किसी को कुछ डिफिकल्ट लगते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अगर इंस्टीट्यूट आपके ऐसे करें कि सारे सब्जेक्ट हटाकर सिर्फ एक बना दें, सिर्फ इनकम टैक्स 1000 नंबर का, मतलब इधर लेवल पे भी सिर्फ इनकम टैक्स देना है आपको 1000 नंबर का, और फाइनल में भी सिर्फ इनकम टैक्स अगर होगा 1000 नंबर का, सिर्फ इनकम टैक्स पास करो और आप मान लीजिए प्रोफेशनल बन गए, आपका कोर्स कंप्लीट माना जा रहा है। तो चीजें क्या हो जाएंगी? आसान। आपको एक ही तरह का कंसेप्ट सीखना पड़ेगा कि भाई इनकम टैक्स ऐसे काम करता है, इनकम टैक्स में ये होता है, इनकम टैक्स में वो होता है। अभी क्या, इनकम टैक्स याद करो, फिर अकाउंट्स भी याद करो, फिर लॉ भी याद करो, फिर कॉस्ट भी करनी है, फिर एफएम भी करनी है, फिर अजीब अजीब तरह के सब्जेक्ट आ जाते हैं। तो दिमाग बेचारा कंफ्यूज हो जाता है कि एक तरह के कॉन्सेप्ट पढ़े फिर दूसरे तरह के पढ़े। बट अगर सिंगल कर दिया जाए सब्जेक्ट, तो कोर्स करना या कोर्स को पास करना क्या हो सकता है? आसान। यही कंसेप्ट किसने लगाया? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने कहा गुड्स के लिए एक तो एक्ट है एक्साइज एक्ट, तो बेचारा पर्सन जो बिजनेसमैन है वो पहले एक्साइज एक्ट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराए, फिर एक वैट एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराए, फिर अगर स्टेट के बाहर माल बेचना है तो सीएसटी एक्ट में कराए, फिर इंडिया के बाहर बेचना है तो कस्टम एक्ट में कराए, और वही पर्सन सर्विस भी देना शुरू कर दे तो सर्विस टैक्स के भी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। सब जगह सेपरेट रजिस्ट्रेशन, सब जगह सेपरेट रिटर्न फाइल करना, सब जगह टैक्स अलग अलग फाइल करना, सब जगह के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स अलग अलग मेंटेन करना, सबकी रिटर्न अलग अलग फाइल करना। तो सुनने में ही इतना डिफिकल्ट लगता था। तो इनकम टैक्स की तरह हमने कहा हम एक यूनिवर्सल एक्ट बना देते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के लिए, जिससे कि झगड़े, डिफरेंट जो प्रोविजन याद करने पड़ते हैं, कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं, वो क्या हो जाएंगे? इजी। जैसे सोचो घर में 10 बच्चे हैं, उनको संभालना डिफिकल्ट है, तो एक बच्चे को पकड़ लिया, बस एक को पकड़ो, उसे संभाल लेते हैं, दैट विल बी इजी। तो जीएसटी ने कुछ नहीं करा। अब गवर्नमेंट ने कहा मैन्युफैक्चरिंग पर भी हम क्या लगाएंगे? जीएसटी। एक्साइज खत्म कर दिया। जो विद इन स्टेट सेल करेगा उस पर भी क्या लगेगा? जीएसटी। वैट एक्ट खत्म हो गया। तो स्टेट के बाहर माल बेचेगा उस पर भी क्या लगाएंगे? जीएसटी। हाँ, कस्टम एक्ट को टच नहीं कर। कस्टम एक्ट आज भी एग्जिस्ट करता है। कस्टम एक्ट को जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया। क्या क्या इंक्लूड किए गए? एक्साइज, वैट, सीएसटी, और सर्विसेज वाले को भी खत्म करके उसको भी किसमें इंक्लूड कर लिया? जीएसटी। इसलिए उसका नाम क्या बना? गुड्स सर्विस टैक्स, यानी गुड्स भी इंक्लूड है और सर्विसेज भी। तो जो हमारा जीएसटी है उसने गुड्स को भी इंक्लूसिव करा अपने अंदर और सर्विस को भी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट वाला अभी भी हमारा किस में कवर्ड होता है? सारी डीलिंग गुड्स की कस्टम एक्ट के अंदर। तो बाकी सब किस में कवर्ड हो गया हमारे लिए? जीएसटी के अंदर। अंडरस्टैंड? तो इसीलिए मैं कहता हूं कि जीएसटी कोई नया टैक्स नहीं, बिकॉज पहले भी मैन्युफैक्चरिंग पर टैक्स लगता था इस नाम से, पहले भी इस पर टैक्स लगता था इस नाम से, पहले भी इस पर टैक्स लगता था इस नाम से, पहले भी सर्विस पर टैक्स था सर्विस टैक्स के नाम से। तो जीएसटी ने उन सबको सिर्फ कंसोलिडेट कर दिया, जिससे चीजों को एडमिनिस्टर करना, चीजों को समझना, कंप्लाइंसेस करना, रेगुलेट करना क्या हो जाएगा हमारे लिए? इजी। बिजनेसमैन के लिए भी
और साथ में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए। तो जीएसटी ने सिर्फ करा क्या है, पुराने टैक्सेस को मिलाकर एक कंबाइंड बुक बना दी, जिससे आपके लिए उन चीजों को लर्न करना भी आसान हो। पहले सारे सब्जेक्ट के कंसेप्ट आपको अलग अलग समझने पड़ते थे, पहले सारे सिलेबस में थे। सोचिए 5 एक्ट पढ़ने पड़ते थे, अलग अलग सबके कंसेप्ट, तो हम कंफ्यूज होते थे। एक ही चीज की डेफिनेशन अलग अलग एक्ट में अलग अलग होती है। तो गुड्स की डेफिनेशन यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और, यहाँ कुछ और। तो गुड्स की पहले 4 डेफिनेशन याद करनी पड़ती थी, अब जीएसटी में कितनी याद करनी पड़ेगी, सिर्फ 1। सोचिए कितना इजी हो गया सबके लिए, इवन स्टूडेंट्स के लिए भी आसान हो गया, हमारे लिए भी आसान हो गया पढ़ाना। तो जीएसटी समझिए, जीएसटी इज अ न्यू एक्ट बट इट इज नॉट अ न्यू टैक्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये किस चीज पर एप्लीकेबल है? ध्यान से सुनो क्वेश्चन, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस चीज पर एप्लीकेबल? सोचिए, अपने अपने दिमाग में अपना आंसर सोच लीजिए। मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, अपने अपने दिमाग में सोच लो कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स एप्लीकेबल ऑन विच थिंग। और सबसे अच्छी बात है, एक काम करो, एक पेन से लिख लो आंसर अपना फटाफट से कि आपके हिसाब से किस चीज पर एप्लीकेबल। 10 सेकंड का टाइम है, लिख लो, फिर मैं उसका आंसर बताऊंगा कि किस चीज पर है। जिसका आंसर सही हो खबरी आपकी, मुबारक हो, पार्टी करना घर में। और अगर आंसर सही ना हो तो फिर बेइज्जती फील कर। लिख लिया? तो देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स किस चीज पर एप्लीकेबल है? आप में से कई लोगों ने सोचा है, लिखा होगा, कोई कह रहा होगा गुड्स और सर्विस पर एटसेट्रा। ये गलत आंसर। जीएसटी इज एप्लीकेबल। मैक्सिमम लोग इसका आंसर यही देते हैं कि गुड्स और सर्विस पर एप्लीकेबल है। जो ये आंसर बोलते हैं वो गलत आंसर। जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन गुड्स एंड सर्विस, इट इज एप्लीकेबल ऑन, अंडरस्टैंड, दैट इज ऑन सप्लाई ऑफ goods and services. It's not applicable on only goods and services. It's applicable on supply. The main word is supply of goods and services. जैसे आपके पास अपने अपने सबके पास मोबाइल है, आप मोबाइल क्या है, गुड्स या सर्विस? एक तरह का गुड्स। अगर वो मोबाइल आप किसी को 2000 में बेच दें तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, ना आप उससे जीएसटी लेंगे और ना आपको कहीं जीएसटी जमा करना है। क्यों? लगना चाहिए। अगर गुड्स एंड सर्विस पर है फिर तो लगना चाहिए, बट नहीं लग रहा, बिकॉज वो गुड्स और सर्विस तो है, लेकिन उससे पहले उसका डेफिनेशन किसमें फॉल करना जरूरी है? सप्लाई। इट शुड बी अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई में पर्सनल सेल परचेज नहीं आती, ये आगे भी प्रोविजन पढ़ाया जाएगा नोट्स में। तो सप्लाई में पर्सनल सेल परचेज नहीं आती। तो आपने जो चीज दी वो कैसी है आपकी, कमर्शियल या पर्सनल? पर्सनल। क्योंकि वो पर्सनल है इसीलिए उस पर जीएसटी नहीं लगा, इवन इट इज अ गुड्स। आप किसी को होम ट्यूशन पढ़ाएं, घर में किसी को पढ़ाएं, उससे पैसे लें, और वो पर्सनल सर्विस हुई एक तरह से आप, तो उस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो इट शुड बी सप्लाई ऑफ जीएसटी, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। तो अगर कोई चीज गुड्स या सर्विस है लेकिन वो सप्लाई की डेफिनेशन में फॉल नहीं करती तो भूल जाइए, उस पर जीएसटी नहीं लग सकता। क्लियर है बात? अब ये सब आगे चैप्टर्स में आएगा। अब आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है कि अगर पहले सारी एक्टिविटी पे टैक्स था ना, और अब उन सब टैक्स का एक तरह से नाम बदलकर हमने जीएसटी 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 कर दिया, यही तो हुआ है अभी तक अगर हम समझे कंसेप्ट वाइज। तो ये सब क्यों करा? जब जीएसटी आया तो आपने सुना होगा काफी हंगामा हुआ, काफी हल्ला हुआ, ट्रेडर्स ने बहुत हंगामा किया और सब लोगों ने बड़ा सफर किया इस चीज से। तो जरूरत क्या थी ये सब करने की? बात सिर्फ कंसोलिडेशन की थी, तो वैसे भी कंसोलिडेट कर सकते थे पुराने एक्ट को उन्हीं नामों से। तो ये सब करने की जरूरत क्या थी? तो समझिए उसका रीजन, व्हाई जीएसटी इन इंडिया। रीजन, कोई भी चीज हम कर रहे हैं तो उसका सबसे पहले रीजन पता हो। जैसे सीए कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, पता है? डू यू नो द रीजन व्हाई यू आर डूइंग सीए? आप सबको पहले पता होना चाहिए कि मेरा मोटिव क्या है इस चीज को करने का। अगर मैं सीए कर रहा हूं तो उसका क्या लॉजिक है, क्यों कर रहा हूं, क्यों? कई बच्चों को पता ही नहीं होता। कई बच्चे सीए करते रहते और फिर जब सीए हो जाता है तो सोचते हैं अब क्या करें, जॉब करें या प्रैक्टिस करें या शादी कर लें, दहेज ले लें बहुत सारा। तो भाई अभी से डिसाइड करो कि कर क्यों रहे हो, क्या मोटिव है।
कैसे करोगे, कैसे होगा वो अलग है, बट व्हाट इज द रीजन व्हाई यू आर डूइंग दिस, फॉर मनी, फॉर रिस्पेक्ट, फॉर जॉब, फॉर प्रैक्टिस, फॉर वट एवर रीजन, तो वो सोचिए। इसीलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि क्या सिर्फ बात इतनी सी थी कि हमें 4 एक्ट के नाम पसंद नहीं आ रहे थे तो हमने कहा अरे नाम हटाओ, एक नाम रख देते हैं सबका। घर के 4 बच्चे हैं ना, ABCD, चारों के नाम याद करके कंफ्यूजन हो रहा है, तो क्या करते हैं, चारों का नाम ए रख देते हैं, ए। इतना थोड़ा ना कहानी हो रही है, देयर इज समथिंग मोर। धीरे धीरे आपको पता चलेगा कि जीएसटी की स्टोरी क्या है। एंड आप मानिए जैसे जैसे आप जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे तो आप इस बात से कन्विंस होंगे कि जीएसटी एक अच्छी चीज है हमारी कंट्री के लिए। जितना भी लोग इसके बारे में नेगेटिव बोलते हैं वो बोलते हैं, उनको शायद नॉलेज नहीं। जब नॉलेज होगी किसी बात की तो आपको उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों पता चलेंगे। ऑफ कोर्स देयर आर डिसएडवांटेजेस आल्सो, बट एडवांटेजेस के कंपैरिजन में वो काफी कम है, जो पुराने एक्ट में काफी डिसएडवांटेजेस ज्यादा थे। तो समझिए व्हाई जीएसटी इन इंडिया, देयर आर मेनी रीजन, बट देयर आर मेन 2 रीजन जिसकी वजह से जीएसटी इंडिया में लेकर हम आए। पुराना जो एक्ट था हमारा, जो पुराने 4 एक्ट, जो पुराना इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था, उसमें 2 सबसे बड़े डिसएडवांटेजेस थे, नुकसान थे। 2 बहुत बड़े ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी के बारे में सोचना पड़ा। जिसमें से पहला प्रॉब्लम था कैस्केडिंग इफेक्ट। ये क्या होता है, कैसे होता है, कि समझाया जाएगा, बट आप नाम समझिए। जो पुराने एक्ट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो एक तो थी कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब है डबल टैक्सेशन। मतलब पुराने एक्ट में ट्रांजैक्शंस पर बार बार टैक्स लगता है। एक ही सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन पर टैक्स एक बार नहीं कई बार लगता है, डबल ट्रिपल, टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स। जब भी किसी चीज के टैक्स पे टैक्स बार बार लगता है तो उसे हम कैस्केडिंग इफेक्ट के नाम से जानते हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स में जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो क्या था, कैस्केडिंग इफेक्ट, जिससे चीजें महंगी हो जाती। कैसे होती थी कैस्केडिंग इफेक्ट, कैसे काम करता था, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब अभी इसी के जस्ट बाद में आपको बताऊंगा। दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन था दैट वाज इवेजन ऑफ टैक्स, टैक्स चोरी करना, इवेजन ऑफ टैक्स। सेकंड जो रीजन था दैट वाज इवेजन ऑफ टैक्स, यानी कि टैक्स चोरी पुराने एक्ट में करना थोड़ा इजी था। ऐसा नहीं कह सकते कि जीएसटी में नहीं होती, शायद होती हो बट कम होती हो, लेकिन पुराने टैक्सेस में मैनिपुलेशन करना, इवेजन करना टैक्स को काफी कंपैरेटिवली इजी था। तो इसीलिए गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस, टैक्स का लॉस काफी ज्यादा होता था, जो जीएसटी ने कम करने की कोशिश करी। तो इसीलिए ये जो 2 मेन ड्रॉबैक आपको दिख रहे हैं, ये जो मेन 2 प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, ये जो मेन 2 बीमारियां आपको दिख रही हैं, ये पुराने इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर की सबसे बड़ी बीमारियां। और इन्हीं को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या एप्लीकेबल करा, जीएसटी। मैंने आपसे क्या कहा, ये 2 मेन है। डिसएडवांटेजेस तो बहुत सारे हैं, वो सारे भी पढ़ने को मिलेंगे आपको, लेकिन ये 2 मेन ऐसे डिसएडवांटेजेस थे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को जीएसटी को इंडिया में इंप्लीमेंट करना पड़ा। आई बात समझ? तो ये हमने अभी भी ये पढ़ा कि जीएसटी एक्चुअल में किस चीज को रिप्लेस कर आया है। इट्स नॉट अ न्यू टैक्स, इट्स अ न्यू एक्ट। और जो पुराने स्ट्रक्चर थे उसमें जो 2 बड़े मेन रीजन थे उन्हें हटाने के लिए जीएसटी हम लेकर आए। जीएसटी किस चीज पे लगता है, सप्लाई। देखो जीएसटी जितनी ज्यादा बार रिवाइज करोगे ना उतना स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे मार्क्स आएंगे। जीएसटी की प्रॉब्लम्स के लिए हम लाइव प्रॉब्लम क्लासेस भी लेंगे। मैं इंस्टाग्राम आईडी आपको दूंगा, उस पर हम लाइव आएंगे और आधा घंटे का सेशन हर 3-4 क्लास के बाद रखा करेंगे या उससे ज्यादा। उसमें आप लाइव अपनी प्रॉब्लम मुझसे फेस टू फेस पूछ सकते हैं। जीएसटी का रिवीजन भी हर चैप्टर का साथ ही साथ होता जाएगा, उसके साथ हम न्यूमेरिकल भी उसके साथ ही साथ मैं आपको बताता जाऊंगा चैप्टर वाइज। तो इसीलिए प्लीज जीएसटी भी अच्छी तरह करो। और एक जरूरी काम, आपकी जिम्मेदारी है कि अब आप ना रिवीजन शुरू कीजिए अपने इनकम टैक्स का। रिवीजन टॉपिक्स स्टार्ट कीजिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितने चैप्टर पढ़ा दिए, बिकॉज इनकम टैक्स में जो बचा है उसमें 2 ही मेन चैप्टर है, पीजीबीपी, कैपिटल गेन। मैं कोशिश करूंगा कि जीएसटी की क्लास के साथ हम 2 लेक्चर इनकम टैक्स के भी कंटिन्यू करते रहें। तो ऐसा नहीं है कि जीएसटी और इनकम टैक्स हम भूलते जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं करेंगे। मैं उन्हें भी साथ में कंबाइन कर लूंगा। लेकिन आप लोग
इनकम टैक्स का रिवीजन करना शुरू कीजिए। जिन बच्चों ने करना स्टार्ट कर दिया है बहुत ही खुशी की बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है वो चैप्टर 1 उठाना शुरू करो और चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लाइन लगाकर उसका रिवीजन करना आप शुरू कर दीजिए। इनकम टैक्स को छोड़ के मत रखिएगा, वरना आउट ऑफ टच हो जाएगा तो फिर बाद में समझने में दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं भी इसके टॉपिक्स को धीरे 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 कवर करता रहूं। तो अभी हमने जीएसटी में आज 3 चीजें पढ़ी कि जीएसटी किसे रिप्लेस कर आया। जीएसटी इज एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ जीएसटी। जीएसटी को लाने के 2 मेन रीजन जो गवर्नमेंट के, दैट वाज कैस्केडिंग इफेक्ट एंड इवेजन ऑफ टैक्स। ठीक है, अब ये जो क्लास अभी मैं यहाँ पर रोक रहा हूँ, खत्म कर रहा हूँ, इसके बाद का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये टॉपिक नहीं समझता है कोई बच्चा व्हाट इज द कैस्केडिंग इफेक्ट और उसे कैसे खत्म किया जीएसटी ने, पूरा जीएसटी इस पर बेस्ड है, पूरा जीएसटी विद एग्जांपल विद थ्योरेटिकल प्रोविजन मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। पूरा जीएसटी इसी पर बेस्ड है। अगर ये नहीं समझ आया तो जीएसटी कभी क्लियर कंसेप्ट नहीं होगा। तो इसकी अब हम नेक्स्ट क्लास, अब यूट्यूब पर आपको इस क्लास के बाद कोई क्लास नहीं मिलेगी। अब सारी क्लासेस आपकी आईडीज पर आएंगी और उन्हें आप वहीं पर देख सकते हैं। मैंने आपको मेल एक पेज भी दिया था, आईडीज कीजिए, शेयर मत कीजिएगा, दैट विल बी रियली हार्मफुल फॉर यू। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम आपकी आईडीज पर, यहाँ तक रिवाइज कर लीजिए। हाँ, एक और जरूरी बात, जीएसटी के जो नोट्स हैं, वैसे तो आप सबको बुक्स मिलेंगी, लेकिन क्योंकि अभी शॉप्स बंद हैं, ना फोटोस्टेट की दुकान खुली है, ना बाइंडर की शॉप खुली है, आप सब जानते ही हैं, तो बुक्स प्रोवाइड अभी नहीं हो सकती। जैसे लॉकडाउन खुलेगा आई विल मेक इट प्रिपेयर्ड। मैं आपको पीडीएफ में हर चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करूंगा ग्रुप पर। उनका अगर आप चाहें तो प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, या अगर आप चाहें तो उन्हें अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप पर भी पढ़ सकते हैं। वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे दूंगा, तो इसीलिए वो आप इजीली जब भी आप मेरा वीडियो सुनेंगे उसके बाद रिवाइज करने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बहुत अच्छी बुक बनी है, आपको उससे बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो सी यू सून इन अदर क्लास।